ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हम चर्चा कर रहे हैं भारत की उस डिजिटल स्ट्राइक का जिससे चीन थोड़ा बौखलाया जरूर है। और अब जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर विवेक साबू हमारे साथ जुड़े हुए थे, साइबर एक्सपर्ट प्रिया साखला हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने भी कहा कि इन एप्लीकेशंस को बैन कर देने से ही भारत सरकार को या हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जिनसे आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि आप अभी तुरंत ऐसे डेटा अपने मोबाइल फोन में से हटा दीजिए जिनसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आपकी बैंकिंग डिटेल लीक हो सकती है। खैर, सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर विवेक साबू और प्रिया साखला जी ने जो एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे दर्शकों को दिया था, उसको अगर हम समराइज करें तो जाहिर सी बात है कि अब हमारे पूरे देशवासियों को अब ये ध्यान देना होगा कि अब ऐसी किसी भी चीज का जो आपके घर में ऑलरेडी है वो तो ठीक है, उसको फेंकना या तोड़ना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि उसका पैसा तो पहुंच चुका है। लेकिन अब आगे हमें ध्यान रखना होगा। क्या कहेंगे सुनील जी? देखिए, ये तो ध्यान रखना ही होगा। इससे पहले जो चीन की बौखलाहट है और जो चीन का रवैया है और जो चीन के आदत में शुमार है, उससे हमें सबसे पहले बचना होगा। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने पहले जब से हिंदुस्तानियों ने बायकाट की एक मुहिम चलाई थी, उस समय एक पोस्ट आपने देखी होगी फेसबुक पे, जिसमें बताया गया कि 3 करोड़ टी शर्ट और टोपी कैप जो हैं बायकाट चाइना की, वो चाइना से बिक रही हैं ऑनलाइन और उनकी बिक्री पूरी हो चुकी है, लोगों ने खरीद ली है। ये एक बिल्कुल मिथ्या पोस्ट थी, एक झूठ पोस्ट थी, एक फेक न्यूज थी, जो कि चाइना की तरफ से एक तरह से चलाई गई थी ये लोगों में ये बताने के लिए कि हम तो तुम्हारे उससे भी कमा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज अभी चाइना की तरफ से स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से स्टार्ट होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, ये तो हम मानते हैं कि आईटी में हम ही लोगों ने उसे बढ़ावा दिया है और आईटी सेक्टर में चाइना ने वाकई में कुछ कमाल किया है। आज हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने इरादे में, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कि आत्मनिर्भर होना है। जो चीजें हम अभी तक नहीं बना रहे थे, चाइना से ले रहे थे, वो हमें बनाना होगा। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले मोबाइल फोन्स की बात की, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप चाइना के बायकाट की बात करते हैं तो आदमी सबसे पहले यही पूछता है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी चाइना का है, इसका क्या करें। बिल्कुल सही है, इसका पैसा हमारा चाइना तक पहुंच चुका है। इसे फोड़ने से या तोड़ने से कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अब नेक्स्ट जब आप खरीदने जाएं तो उस समय कोशिश कीजिए कि स्वदेशी हो, उस समय कोशिश कीजिए कि हमारे देश का बना हुआ हम मोबाइल लें। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश का बना हुआ अगर नहीं मिल रहा तो हम किसी दूसरे देश का बना हुआ ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो जिद है चाइना को आईना दिखाना, और वो हम दिखा के रहेंगे। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि अभी जिद है चाइना को आईना दिखाने की। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में निखिल गुप्ता, एक आम आदमी है और आईटी कंपनी में काम करते हैं, वो जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ रमेश पुरोहित राजधानी जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू जी। निखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक आम आदमी की हैसियत से आपसे हम एक सवाल करना चाहेंगे, और क्योंकि आप एक आईटी कंपनी में भी काम करते हैं, तो ये तो सिर्फ एक एप्लीकेशंस हैं जो कि भारत सरकार ने बैन करी हैं, लेकिन एज अ आईटी प्रोफेशनल कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेली हमारे काम आते हैं। अगर हम पर्सनल डेस्कटॉप की बात करें या फिर लैपटॉप की बात करें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से चाइना हमारे साथ में लगातार जुड़ा हुआ है। भले ही वो किसी भी हम सॉफ्टवेयर की बात करें, और हमारे आम जिंदगी में हमारे पास में हमारे आसपास कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि चाइना द्वारा निर्मित है। तो एक आम आदमी के हिसाब से क्या आप सोचते हैं कि अब आगे हमें और क्या कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे? तो उमंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी एप्स अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करी हैं, इनमें हमारे पास सभी एप्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं, अच्छे ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आम आदमी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है ये बैन करने से। दूसरी बात, ये मतलब मैं ओवरऑल इस स्टेप को बहुत ही पॉजिटिव स्टेप देखता हूं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास में कोई तरीका नहीं है इंश्योर कि चाइनीज गवर्नमेंट वो सब डेटा यूज कर रही है या नहीं कर रही है। जब एक आम आदमी अपने फोन पे एक ऐप इंस्टॉल करता है, इन जनरल उसको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो कौन कौन सा अपना डेटा शेयर करने जा रहा है। जी। तो ये इसको इंश्योर करना है कि एक ऐसे मुल्क जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, वो मुल्क की सरकार उस डेटा को यूज कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो डिस्कस करी जा सकती हैं, बट आई थिंक इट इज जस्ट अ बेबी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जी।
बिल्कुल निखिल जी, और कहीं ना कहीं ये एक हालांकि सूत्रों के हवाले से ये सूचना है कि टिकटॉक की अगर हम बात करें या फिर पबजी एक मशहूर गेमिंग एप्लीकेशन है उसकी हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सूचना है सूत्रों के हवाले से कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो इन कंपनियों से पर्सनल डेटा वो खरीदती हैं। इस बारे में क्या कुछ आपके राय है? जी, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसमें, और ये मतलब बहुत ही खतरनाक बात है एक्चुअली हमारे देश के लिए। जी, इससे बचने का ये एक्चुअली अभी ये सब कुछ चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, बट हमें ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि किस तरह हम अपने डेटा प्राइवेसी लॉज को इनहेंस करें। और ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं रहेगी, ओवरऑल धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा किसी भी और कंट्री की से ऑपरेट करने वाली कंपनीज से हम अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो मैं, आप जो स्पेसिफिक घटना बता रहे हैं उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है, धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल जी, एक और आपसे सवाल हम करना चाहेंगे एज अ कॉमन मैन कि जिस प्रकार से अभी तो ठीक है हम चाइनीज़ एप्लीकेशंस को हम बैन कर रहे हैं, हमारी सरकार बैन कर रही है क्योंकि हमारा उनसे एक बॉर्डर पे विवाद चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक आम आदमी के मन में अब यही है कि ठीक है आपने ये एप्लीकेशंस तो बैन कर दी, जिनमें कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो डेली यूज़ में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे एक कैम स्कैनर की अगर हम बात करें, डे टू डे लाइफ में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। अब हमारे पास में उसका कोई ऑप्शन नहीं, और अगर है तो वो कहीं ना कहीं या तो वो साउथ कोरियन कंपनी की एप्लीकेशन है, जापान की एप्लीकेशन या फिर अमेरिकन एप्लीकेशन है। तो अब एक सबसे बड़ी जो दुविधा है कि एक देश से क्योंकि हमारा उससे विवाद चल रहा है तो उसकी एप्लीकेशन तो हमने बैन कर दी, लेकिन हम किसी और देश की एप्लीकेशन अब यूज कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में? जी, इसमें बहुत क्लियर कट राय है मेरी कि एक अमेरिकन कंपनीज की एप्लीकेशन यूज करना इज फार सेफर देन यूजिंग ए चाइनीज कंपनी एप्लीकेशन। जी, मैंने उस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखा, उसमें से मेरे फोन पे या मेरे घर पे जो और फोन है, वी डोंट यूज एनी ऑफ दोज एप्लीकेशंस। आप हर एप्लीकेशन का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव जो कि आपको इधर गूगल और फेसबुक में अवेलेबल है। मतलब अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, अगर आप तीन बड़ी कंपनीज लें जो कि डेटा प्राइवेसी का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, इन कंपनीज के आपको वो ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है एप्लीकेशंस के ऊपर। कैम स्कैनर, फॉर एग्जांपल कैम स्कैनर आपने बात करी, गूगल फोटो करके एक एप्लीकेशन आती है, जस्ट गूगल फोटो स्कैन, एग्जैक्टली सेम एज कैम स्कैनर। ओके जी, तो ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं लगती मुझे। बिल्कुल निखिल जी, आपने बिल्कुल सही सलाह दी है एज अ IT प्रोफेशनल। और जाहिर सी बात है कि कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी जो बैन हो चुकी हैं, जिनके हम आदी हो चुके थे हम कह सकते हैं, जिसमें टिकटॉक और पबजी जिसमें बहुत बड़ा नाम है, उनके भी हमारे पास में अलग अलग और दूसरे देशों के निर्मित एप्लीकेशंस हैं। खुद हमारे देश में कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इनका एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। निखिल जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपनी बहुमूल्य राय हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच उमंग जी। वरिष्ठ संवाददाता राजधानी जयपुर से रमेश पुरेत जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रमेश जी, कैसा आपको लगता है कि भारत सरकार द्वारा ये उठाया गया जो कदम है कितना हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, हमारे देश के लिए यूजफुल हो सकता है? रमेश जी। उमंग, सही बात तो यह है कि आज की जो दुनिया और खास करके पिछले अगर एक दशक की अगर मैं बात करूं तो युवाओं का जो एडिक्ट होना और उपयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। एक तो है किसी का आप गुलाम बन जाओ, तो आजकल का जो युवा है, जो नई पीढ़ी उभर करके सामने आई है, युवा वर्ग का एक जो नया जो आस्पेक्ट उभर करके सामने, उसमें यह हो गया कि मोबाइल में सारी दुनिया एक साथ में सीमित हो गई है। आपको जो भी काम करना है, जैसा भी काम करना है, वो एक मोबाइल से आप सारी चीजें कर सकते हो, प्रिंटिंग कर सकते हो, लिखना पढ़ना हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें भी जब जो है इस तरह के एप्लीकेशंस आती हैं जिनसे कि आपके डेटा चुराए जाते हैं और उन डेटा का जो है मिसयूज किया जाता है, ये सबसे बड़ी जो एक विडंबना है वह जो है इस पूरे सर्किल में देखने को और सुनने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा ये है कि जब चाइना के साथ में हमारा अब इन दिनों में जो है एक टेंशन वाला जो मामला चल रहा है, तो उसमें केंद्र सरकार का यह जो स्टेप लिया गया है वह बहुत एक सकारात्मक है कि कम से कम युवा वर्ग ऐसी चीजों से परहेज करना सीखे जो उनके अनुकूल नहीं है, उनके मनोवैज्ञानिक के अनुकूल नहीं है, उनके सामाजिक परिवेश के अनुकूल वो फिट नहीं बैठती है, और उन चीजों को एडॉप्ट करके जो है दैनिक जीवन में उसका जो है लगातार उपयोग
किया जा रहा है, पहली बात तो। दूसरा ये है कि इसकी जो दुष्प्रभाव है वह न केवल व्यक्ति के खुद के ऊपर पड़ रहा है, आज की जो युवा पीढ़ी है जो मोबाइल एडिक्ट हो चुकी है। आप देखो कि घर में भी अगर बात करते हैं, हर घर में जो बच्चे लोग हैं वह अपने पेरेंट्स से थोड़ा आइसोलेट होते जा रहे हैं, प्राइवेसी की जिंदगी जीते जा रहे हैं। और उस प्राइवेसी की जिंदगी में वो क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या नहीं उपयोग कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि किन चीजों को वो देखते हैं, नहीं देखते हैं, या अपने कार्य के आधार पर वो किन चीजों का उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करूं, अगर चाइना के संदर्भ की अगर बात उभर करके सामने आवे, तो सरकार का ये जो कदम है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कम से कम जब मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ का जो टैलेंट है, IT प्रोफेशनल्स है, जो देश और दुनिया में अपनी पहचान रखता है, वह खुद ही अपने इस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करे जो कि हमारे स्थानीय परिवेश के अनुकूल जो है हमें काम में लेनी चाहिए, जिससे कि एक तो डेटा, आपकी जो व्यक्तिगत जिंदगी के जो निजी जो क्या कहना चाहिए चीजें हैं वो सुरक्षित रह सके, उसका मिसयूज ना हो सके। इन सारी चीजों को देखते हुए भी जब हम आगे की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज वर्चुअल जो एक जीवन है, वर्चुअल जो आभासी दुनिया के हम एडिक्ट हो चुके हैं, हम उसमें जी रहे हैं। जी तो बिल्कुल रमेश जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूँ। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रसेन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर आप? उमंग, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं चाइनीज जो ऐप है, जब वो ये कहना चाहते हैं कि उस चाइनीज ऐप के बिना हमारा काम सफर करेगा या नहीं चलेगा, आम बोलचाल की भाषा में मेरा एक सवाल है कि जब हम किसी मोहल्ले में रहते हैं और वह पड़ोस के जो दुकानदार उससे लड़ाई हो जाती है, तो हम जीवन भर उसकी दुकान की ओर जाते नहीं, सामान खरीदने छोड़ दिए उसकी ओर देखते नहीं है। तो ये तो अपने देश के लिए इतनी बड़ी बात है। आपकी आजादी के बाद से जब हम पूरा व्यवस्थित होने की कोशिश कर रहे थे, तब उस स्थिति में भी चाइना लगातार हमारी ओर बढ़ता चला आया। और चाइना अपने साम दाम दंड भेद के लिए जाना जाता है कि कितना चतुर है वो और किस तरीके से वो चाल चलता है। और उससे लगातार इस जो घटना हुई है गलवान वाली, हमारे कितने सैनिकों के ऊपर से वार किया। हम उसने सिर्फ देश नहीं, वो हमारे परिवार के शहीद माने जाते हैं। अगर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो क्या हम ऐसे आदमी को देखना भी पसंद करेंगे? अब ठीक है, कुछ समय की बात है कि ठीक है हम अगर वो ऐप नहीं यूज करेंगे, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन हटाया गया और जो बाहर हमारा युवा वर्ग था जो दूसरे देशों में रह रहा था वापस आया, क्या ये ऐसा मौका नहीं है कि हम अपने आप को साबित कर सकें? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश के युवा नहीं बना सकते, जो सिर्फ चाइना में ही बनती है? थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये समय ऐसा है अपने आप को साबित करने का। और अपने चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। आप दूसरे देशों में रहकर जो काम कर रहे हैं आप अपने लिए करिए। भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री इस बात के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने लिए करिए। और ये बहुत अच्छा मौका है। जिन बच्चों के हाथ से टिकटॉक जा रहा है या जो ऐप जा रहे हैं, बहुत जल्द और कुछ अच्छे फीचर के साथ लाएंगे। हमारी जो निजी जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे वो दूसरे देशों के पास नहीं रहना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से गेम के बीच में विज्ञापन आते हैं, जो बच्चे अभी जिनकी उम्र बहुत कम है उनको आप देखिए कितने तरह के सेक्सुअल टैबलेट की बात की जाती है, सेक्स पावर बढ़ाने की बात की जाती है, उस तरह के टैबलेट के ऐड आते हैं। तो ये जो बच्चा है अपने मोबाइल में खेलना, हमें नहीं मालूम है कि वो अपने मोबाइल में केवल 24 घंटे आप उसका मोबाइल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बच्चा पूरे टाइम अपने लैपटॉप और मोबाइल पे है, आप 24 घंटे उसको नजर नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे समय में इस तरह की जैसे PUBG गेम आप ले लीजिए या इस तरह का कोई भी ऐप ले लीजिए, उसके बीच में जो विज्ञापन आते हैं बच्चों को किस तरीके से वो दुष्प्रचारित करके बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो युवा वर्ग जो विदेशों में था और वापस आ गया है, और भारत सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं, इतना पैसा भारत सरकार की ओर से आ रहा है, और उसमें संसाधन, और जब संसाधन एक साथ मिलते हैं, साधन और संसाधन, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे आविष्कार होते हैं। बहुत अच्छा मौका है उमंग कि हम वो युवा वर्ग अपने आप को साबित करें और विकल्प तलाशे कि चाइनीज एप्लीकेशन या किसी भी देश की एप्लीकेशन की हमें जरूरत ना पड़े, वो हमारे घर की चीजें बनी हो, हमारी प्राइवेसी पे जिससे खतरा ना हो। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि अब मौका है हमारे देश के उन IT एक्सपर्ट्स के पास, उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास, कि अब वो अपनी प्रतिभा का भारत में ही रहकर भारत के लिए वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत उम्दा दिमाग है जो इन एप्लीकेशंस का एक बहुत बढ़िया विकल्प तैयार कर सकते हैं, और पूर्व में भी कई लोगों ने ऐसा करके भी बताया। खैर,
पुरोहित जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। पुरोहित जी, अगर ठीक है ये एक अच्छा कदम है, 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया और अब भारत सरकार आगे भी और भी एप्लीकेशंस अभी बैन कर सकती है, इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या कुछ जरूरी कदम भारत की जनता के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए ताकि हमारी न सिर्फ चाइना पे बल्कि किसी और भी देश के ऊपर आईटी सेक्टर में कोई डिपेंडेंसी नहीं रहे? पुरोहित जी। का तो पूरी दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान का। हमारा जो यंगस्टर्स है वो आगे बढ़कर अपनी क्षमता से ज्यादा आगे जाकर के जो है काम कर रहे दिखा दे रहे हैं। अमेरिका जो है जो देश है वो आईटी के सेक्टर में इतना बलशाली इसीलिए है कि वहां पर मैक्सिमम जो है जो ऊर्जा एनर्जी लगी है वो इंडियंस की लगी है। इंडियंस का दिमाग काम कर रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे इंडियंस सारे आ जाए आईटी सेक्टर वहाँ का खोखला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यही है, इतनी सी है कि हम जो है अपना जो स्वाभिमान भारत हो और जो अपना खुद का जो सेल्फ डिपेंडेंट जो भारत की एक कल्पना हम लोग करते हैं उसमें यही है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां पे भी वो काम कर रहे हैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दे। यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं पिछले 6 साल से 2014 से लगा करके अभी तक का उनके कार्यकाल की हर बात देखिए जिसमें वो मोटिवेट करते हैं हर व्यक्ति को कि आप अपनी क्षमता से आगे जाकर के अगर काम करोगे तो लक्ष्य और साधन जो है आपकी जो क्या कहना है मुकाम है वो आपके सामने खड़ा है। यही बात आज के दौर की अगर बात करें चाइना के इस पूरे तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको कि अच्छा चाइना की जब हम बात करता हूं तो सैन्य शक्ति में तो हमारे 20 सैनिकों ने उनको आईना दिखा दिया कि वो जो सेना है जो अपने आप को बलशाली बताती थी वो कितनी जो महान है जो अपने दुनिया भर में बताती थी चाइना सेना से टकराना मत। हमारे 20 सैनिकों ने उनकी हैसियत दिखा दी कि भाई तुम्हारी हैसियत इतनी है। ऐसा ही इकोनॉमिक्स के अगर बात करते हैं तो कई ऐसी चीजें हैं कई ऐसे सेक्टर्स है जिसमें कि चाइना भारत के ऊपर डिपेंड है। वो एक जो बड़ा बाजार की जो बात करते हैं अगर एक भी व्यक्ति चाइना का कोई भी प्रोडक्ट अगर नहीं खरीदता है तो ये समझ लो कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो कितनी नीचे धराशायी आ जाएगी। अभी अगर ये हालात है तो आने वाले दिनों में और देखना। तो ये बात सही है कि चाइना का जो वर्चुअल जो इकोनॉमिक रियलिटी जो देश और दुनिया ने देखी है वो इतनी अंदर से खोखली है कि अगर ये एप्लीकेशंस को ही बैन कर दिया है जिसमें वो इतना तिलमिलाने लगता है तो बाकी का जो सामान जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारे जो है चाइना के प्रोडक्ट जो घुस गए हैं उनको अगर रोक दिया जाएगा अब जो खरीदे गए हैं उसका तो उपयोग करना है लेकिन आज के बाद में अगर उसका खरीदारी अगर बंद हो जाती है तो आप निश्चित रूप से समझिए कि चाइना का जो इकोनॉमिक जो एक ऑरा जो बन करके उभर करके सामने आया जिसकी लोग तारीफ करते हैं कि चाइना इकोनॉमिक्स में जो है पूरी दुनिया का जो है बादशाह रखता है कुछ नहीं है अंदर से बिल्कुल खोखला है। और खोखला करने में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही ऐसी क्षमता है हमारे देश में कि वह उसके जो ऑरा बना है उसको मटियामेट करके नीचे रख देगा। यही बात आज इंडिया और चाइना के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो उभर करके सामने आती है कि 135 करोड़ के लोग ये ठान ले कि चाइना का प्रोडक्ट किसी भी रूप में अच्छा प्रोडक्ट की बात छोड़ो आप विचार के रूप में भी देखो कि कई ऐसे लोग हैं जो चाइना के विचारों को जो है अच्छा बताते हैं और वो सारा कुछ करते हैं लेकिन वैचारिक रूप से इस आईटी सेक्टर के माध्यम से उन्होंने जो युवाओं के जो दिमागों को जो बदलने का जो प्रयास किया कम से कम उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और जब तक वैचारिक प्रवाह के ऊपर आप रोक नहीं लगाओगे तब तक इन एक्शन जो है वो काम होगा नहीं। तो बिल्कुल पुरोहित जी आपने सही कहा और बहुत बहुत जरूरी और बात है ये कि रमेश जी यहाँ एक सवाल में रमेश जी से पूछना चाहता हूँ। रमेश जी आपने कहा कि ये विचारों वाली लड़ाई है और जिस तरीके से चाइना के ऐप ने युवाओं के दिमाग को कब्जे में कर लिया है उनके ब्रेन पर कब्जा कर लिया है। अभी चंद्रसेन जी भी यही बता रहे थे कि इस समय ये समय है कि हम युवाओं को देखें। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मिड जनरेशन है जो कि 40 से और 50-60 की उम्र के लोग हैं उनका इस समय पे बहुत जल्दी रोल उनका शुरू हो जाता है कि वो इन युवाओं को जिनको की लत पड़ चुकी है जिनको की आदत पड़ चुकी है आइसोलेट रहने की मोबाइल में घुसे रहने की उन्हें इस समय पर संभालें और उनमें राष्ट्रवाद की जो चीज है वो भरें। मैं चंद्रसेन जी से जानना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस चीज को उठाया और एक बहुत अच्छी बात कही कि युवा इस समय पर चाहें तो इस समय इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चंद्रसेन जी। बिल्कुल चंद्रसेन जी आपसे जवाब लेंगे उससे पहले हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल कुमार मारू भी जुड़ चुके हैं। अनिल आपके पास आएंगे। चंद्रसेन जी आपका जवाब।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत उमंग, सही मैं बात आपको है। बताना और चाहूंगा चर्चा का चीन जो के रुख है खिलाफ वो जो लोगों का जी आक्रोश अनिल, बढ़ा आपके है पास आपके पास आते हैं, उससे पहले चंद्रसेन जी का जवाब सुन लेते हैं। चंद्रसेन जी। जी बिल्कुल उमंग, जो चर्चा का रुख है बहुत शानदार तरीके से एक उस दिशा की ओर जा रहा है जिस जी। दिशा और दशा की जरूरत है पूरे युवाओं में। और जैसा मैंने अपनी बात को कहा कि हमें वो स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। स्वाभिमान सिर्फ इसलिए नहीं जगाना है हमें कि चाइना ने धोखे से हमारे सैनिकों को मारा है। आपको पता है कि जो एजेंसी की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि उन्होंने मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट लोगों को वहां पर चाइना बॉर्डर पे इकट्ठा किया था। उनकी सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि जो समझौता संधि हुई थी उसमें बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट था कि हथियार नहीं उठाए जा सकते। तो ये हमेशा इसी तरीके का ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और मैंने शुरू से ही इस बात को बताया, इस देश पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में जो ये मौका मिला है ये बहुत शानदार मौका है। एक और सरहद पे जैसे जवान हमारे मुस्तैदी से जुटे हुए हैं पूरे देश की सेवा के लिए, उसी भावना को लेते हुए हम हर आदमी सरहद पे नहीं जा सकता, लेकिन हर आदमी अपने भारत के लिए खड़ा हो सकता है। और ये वाकई में एक ऐसा समय है जिसमें हर भारतीय जिसके अंदर रगों में भारत देश की मिट्टी का खून बह रहा है, जिसने इस मिट्टी पे चलना है और जिसने बैया धकेटी पैर पर चला है, वो एक जमीर उसका जागना चाहिए। और आखिर पे बैक सोसाइटी एक चीज होती है जो समाज हमें देता, हमें कभी तो वापस करना है। ये बिल्कुल ये वक्त है कि जब बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदल देना है, और ये वाकई में ऐसा मौका है जो बाहर का हमारा युवा आया है, जो एक्सपर्ट है। चाइना के पास अपना क्या है? अगर आप मार्शल आर्ट की जैसे मैं बात करूं तो किसने मार्शल आर्ट वहां पहुंचाई? वो महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे बोधि धर्म, वो गए थे, उन्होंने मार्शल आर्ट और जड़ी बूटी सिखाई थी। इनके पास अपना क्या है? सब जी हाँ। अगर उनके पास अपना उत्पादकता भी है, उनका प्रोडक्शन भी है, उनके पास अगर वो शक्ति है, तो दूसरी बड़ी शक्ति मार्केट तो हम लेके बैठे हैं, मार्केट तो हमारे पास है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा मार्केट चाइना का हिंदुस्तान ही है। और हिंदुस्तानियों को अगर मार्केट दिख जाए तो उसके बाद वो कुछ भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ के मारवाड़ियों को अगर आप देखें, बंगालीज को देखें, तो कुछ भी बनाने को तैयार है, बस उन्हें मार्केट मिलना चाहिए। और असल में देखा जाए तो चाइनीज एप्स और चाइनीज प्रोडक्शन के कारण हमारा जो मार्केट था वो असल में दब गया। और आज वो वक्त है, आज वो समय है, और बिल्कुल सही समय है जिस समय कि हमारा मार्केट खड़ा हो और हमारे ही लोगों में जाए। कम से कम कोई चीज महंगी भी बिकेगी तो देश की देश में रहेगी, देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल सुनील जी, ये एक बहुत पॉजिटिव बात आपने कही है। और कहीं ना कहीं ये हमारे दुर्भाग्य है हालांकि ये कि हमारे देश के लोगों की एक मानसिकता है, वो सस्ते की ओर सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट की ओर हम अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रीजन ही यही है, चाइनीज मोबाइल की ओर अट्रैक्ट होना, चाइनीज प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इंडियन प्रोडक्ट या फिर और किसी देश के प्रोडक्ट के मुकाबले काफी सस्ते हैं। और लगभग वही फीचर, अगर मोबाइल की बात करें, वही फीचर वो अपने सस्ते मोबाइलों में वो देते हैं, अपने सस्ते प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल कराते हैं। और ये सस्ते को यूज करने वाली जो मानसिकता है, इसको हमें सबसे पहले बदलना होगा। खैर, अनिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे अनिल आप पूरे इस मसले पर? उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा, शहरों से चलकर के ये मांग जो है अब गांव की ओर भी आ पड़ी है। या गांव के अंदर भी लोग जो है चीन के खिलाफ लगातार आक्रोशित देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग द्वारा जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष घनश्याम चौधरी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया है, वही कांग्रेस युक्त नेता जगदीश डी गहलोत के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाल करके चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। वही यहाँ पर जो छोटे बाजारों के दुकानदार हैं वो भी अब स्वदेशी सामान बेचने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरह से ये बात चल रही है कि देश भर में बड़े शहरों से लेकर के अब छोटे गांवों तक भी चीन के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटे उद्योग लगाने की कवायद चल रही है सरकार की ओर से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इस प्रकार से देश का युवा आगे आता है और उद्योग में अपना जो है कार्य करते हैं तो सरकार की ओर से भी सहायता मिलेगी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो युवा है वो जग चुका है और अब उद्योगों के माध्यम से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा। और जाहिर सी बात है, जब हमारे देश का जो युवा है, और कहते पूरी दुनिया ये मानती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो युवा आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के ही पास है। और भारत इस समय ठीक है जनसंख्या के मामले में भले ही दूसरे नंबर पर हो, जो कि चिंता का विषय है, लेकिन हिंदुस्तानियों में, हम भारतवासियों में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम
कमी में भी या फिर हमारे नुकसान में भी हम एक अच्छी बात या फिर एक पॉजिटिव बात ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं। और यही एक पॉजिटिव बात हमारे सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने में पॉजिटिव बात यही है कि सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत के पास ही, और अब इस युवा आबादी को ही सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि चंद्रसेन जी ने भी कहा, रमेश जी ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा कि हर आदमी बॉर्डर पर नहीं जा सकता। बिना बॉर्डर पर जाए भी हम हमारे देश के लिए, हमारे देश की संप्रभुता के लिए हम काम कर सकते हैं। सुनील जी, समय हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी जाते जाते आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। जी हाँ, अभी आपने बात कही, चंद्रसेन जी ने बात कही, सब लोगों के एक ही बात आती है कि हम चाइनीज सामान इसलिए खरीदते हैं कि थोड़ा सा वहां पर कॉस्ट इफेक्ट है, हमें थोड़ा सस्ता लगता है, इसलिए हम खरीद लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग हैं, हर चीज में बार्गेनिंग करना ये सब हमारी आदत है। लेकिन ध्यान रखिए, ये वही हिंदुस्तान है जिसने की एक रोल्स रॉयल कार लेने गए थे। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में किस्सा है मशहूर ये कि रोल्स रॉयल कार लेने गए थे, तो वहाँ के डीलर्स ने मना कर दिया था कि हम ऐसे लोगों को कार नहीं दे सकते जिनके बारे में कुछ पता ना हो, हमारा एक अलग स्टैंडर्ड है। और उसी राजा ने, जी हाँ, धौलपुर के राजा की बात है, उन्होंने रोल्स रॉयल की 4 कारें खरीदी और उन्हें नगर निगम में कचरा उठाने के लिए लगा दिया गया। तो हम वो लोग भी हैं कि जब अपनी पर आ जाएं तो महंगा सस्ता नहीं देखते, जब बात स्वदेश की हो तो हम महंगा सस्ता नहीं देखते, जब जिद पे आ जाएं तो हम किसी को भी आईना दिखा सकते हैं। ये चाइना तो चीज ही क्या है। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि अगर हम जिद पर आ जाए, और हमारे भारत देश में ये कहावत भी है कि जिद करो और दुनिया बदलो, और सीधी सी बात है कि आज हमें उस जिद की बेहद ज्यादा जरूरत है। उसी जिद की, जिस जिद की वजह से दिल्ली में एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश सड़कों पर आ गया था, उसी जिद की, जिस जिद की वजह से पूरा देश हमारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने अपने अपने घरों के बाहर, अपनी अपनी बालकनियों के बाहर आ गया था। और आज हमारे देश को, हमारे देश के युवाओं को सबसे ज्यादा आज उसी जिद की जरूरत भी है, और वही जिद हमें दिखानी होगी ताकि चीन को बिना बॉर्डर पर जाए, हम यहां पर रहते रहते, अपने ऑफिस में रहते रहते, अपने घरों में रहते रहते एक माकूल जवाब दे पाए, और चाइना भी कम से कम 10 बार सोचे कि भारत से हमने गलत पंगा ले लिया। फिलहाल हमारे साथ में, हमारे इस पैनल में जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह कि अगर हम जिद की हम बात करें तो हमारा देश वो देश है जिसके इतिहास में ये बातें दर्ज हैं। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश की सेनाओं ने ब्रिटिश आर्मी के साथ में मिलकर कई लड़ाइयां उन्हें जिताई हैं। इस इतिहास से भी कहीं ना कहीं हर भारतवासी का गर्व से सीना चौड़ा होता है, क्योंकि वो हमारे ही देश की सेना थी जिसने ब्रिटेन को विश्व विजेता उस समय बनाया था। और इतिहास में यह भी दर्ज है कि हमारे भारत देश के साथ में सिर्फ अभी तक 2 ही देशों ने युद्ध करा है। एक तो सब जानते ही हैं, पाकिस्तान, और दूसरा भी सब भली भांति उससे परिचित है, और चाइना। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो हमने हर मोर्चे पर धूल तो चटाई ही है, साथ ही साथ चाइना से जो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही युद्ध लड़े हैं और उसमें हम हारे हैं, उस हार की टीस आज हर उस भारतवासी में मौजूद है जो कि अपने देश को जीतता हुआ देखना चाहता है, किसी भी मोर्चे पर झुकता नहीं देखना चाहता। तो आज हर उस भारतवासी को उस हार की टीस को और ज्यादा अपने दिल में जला कर रखना है, उस जीत की ओर अग्रसर होना है जिस जीत की ओर हमने, हमारी सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।